जस्टिन ट्रूडो ने अपना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से दे दिया है जी रेजिग्नेशन। I intend to resign as party leader, as prime minister. इस चीज़ का हमारी इमिग्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्या अब हमें स्टडी परमिट मिलेगा? जो स्टूडेंट्स कनाडा में आना चाहते हैं क्या उनको अब डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडियंस को? तो हमको यहाँ पर पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैशिंग सिंह कनाडा। मेरा नाम है जी गुरजीत सिंह और रिसेंटली जो कनाडा से न्यूज़ आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से दे दिया है जी रेजिग्नेशन। तो इस चीज़ का हमारी इमिग्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्या अब हमें स्टडी परमिट मिलेगा? जो स्टूडेंट्स कनाडा में आना चाहते हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? और यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं क्या उनको अब डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडियंस को? और सबसे बड़ी जो बात है कि अगर हम कनाडा का प्लान करते हैं आने वाले सालों में तो हमको यहाँ पर पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इन सारी बातों के बारे में मैं आपको क्लैरिटी लाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। सारे लोग डरे हुए हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भी इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाओ, इसके ऊपर क्लैरिटी दो। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें के ऊपर क्लैरिटी दूंगा। सबसे पहले कि ऐसा क्यों हुआ है, और दूसरी चीज़ कि कौन कौन इस चीज़ से इम्पैक्ट हुआ है, और अगर आप इस चीज़ से इम्पैक्ट हुए हो तो आपको इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। तो आपको ये सारी वीडियो देखनी है और आप चैनल पर अगर नए हो तो कर लो जी सब्सक्राइब। करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दिया है इसका इमिग्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका जी 0 इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इमिग्रेशन के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि कनाडा के अंदर हर एक चीज़ डिपार्टमेंट वाइज चलती है। कनाडा का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो अलग वर्क करता है और काफ़ी सारी पॉलिटिकल चीज़ें अलग वर्क करती हैं। ये एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है क्योंकि पार्टी जो है जो इस टाइम पावर में है वो लिबरल्स की ही है। उसका जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनका नाम है जी मार्क मिलर, वो भी लिबरल्स पार्टी का ही है। और यहाँ पर जो कनाडा के अंदर चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी कुछ सालों के लिए प्लान्ड ऑलरेडी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सडन चेंज नहीं है करते क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो एक पर्सन के चेंज होने से, उसके रेजिग्नेशन देने से पार्टी नहीं चेंज होती। उसका सारा प्रोसेस वो सेम रहेगा, पॉलिसी सारी वही रहेंगी, कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पर इलेक्शन होते और हमारी यहाँ पर पार्टी चेंज हो जाती, लिबरल्स की जगह कोई और कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है, XYZ कोई भी पार्टी इन रूल आ जाती, तो वो कुछ भी चेंजेस ला सकती थी, जो कि एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि यहाँ पर पार्टी सेम ही है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कनाडा के अंदर सेम ही पार्टी इन रूल है। तो सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको अब पता लग गया होगा कि भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर चेंज होने का ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक डीप चीज़ है, काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो को हेट कर रहे थे लोग, बल्कि उनकी जो पार्टी के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो भी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आप अब रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे देते, इनको पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो थे वो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, हमारे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे। तो इंडियंस के प्रति कनाडा की जो सिटीजन लोग हैं वो हमको हेट करते हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि भी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो है वो हमारी फेवर में है, तो इसलिए वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। तो मेरे हिसाब से उन्होंने इसलिए रेजिग्नेशन दिया है। तो इस चीज़ का इमिग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग, अपनी फाइलिंग आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। और एक दूसरी खुशखबरी मैं आपको देना चाहूँगा कि जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि इस चीज़ से इमिग्रेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जो कि है कि आज एक्सप्रेस एंट्री का PNP में ड्रॉ निकला है। काफ़ी सारे बच्चों को इनविटेशन गई है, मतलब कि PR किए हैं आज की डेट में। इस साल का पहला ड्रॉ आया है। तो इसी से इस चीज़ की क्लैरिटी होती है कि भाई इनके काम जो हैं, इनकी जो प्रोसेस है वो ऑन द ट्रैक ही है, कोई इस चीज़ से उस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये जो चीज़ें हैं इमिग्रेशन और प्राइम मिनिस्टर का चेंज होना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। दोस्तों अब इस चीज़ से आपने इतने ज़्यादा इजी नहीं हो जाना कि भाई अब तो इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट हमारी इमिग्रेशन पे नहीं हुआ है तो हम जैसे पहले चीज़ें काम करती थी वैसे ही करेंगी। नहीं, ऐसा देखा जा रहा है कि जो पिछले महीनों में कैनेडियन इमिग्रेशन जो स्टूडेंट्स के लिए, PR के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, थोड़ा हमारे को ये मुश्किल करते जा रहे हैं PR लेना, लेकिन ये अपनी जो कंडीशंस हैं, जो अपनी कोटाज है, वो इन्होंने प्लान ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो जितने भी मेरे दोस्त कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए,
वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज इन्होंने बताए हैं कि जिनके अंदर हमें पीआर देनी है, और सबसे बड़ी बात वर्क परमिट देना है कि अगर आप इन कोर्सेज के अलावा कोई और कोर्स करते हो, XYZ कोर्स ले लेते हो, तो आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलना, पीआर की तो बहुत दूर की बात है। तो आपको इस चीज़ से ये सीखते हुए बहुत ध्यान से अपनी फाइलिंग करनी है, अपना स्पेसिफिक कोर्स चूज़ करना है। मैं उन कोर्सेज की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि जो आपको कोर्स अगर आप लेकर आओगे कनाडा में तो आपकी पीआर 100% होगी, आपको वर्क परमिट 100% मिलेगा और आपकी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि वो जो लिस्ट है वो कनाडा गवर्नमेंट के पेज के ऊपर ऑफिशियल है, उन्होंने ये लिस्ट जारी करी है। तो आपको इन्हीं कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेनी है जिससे आपकी पीआर सिक्योर हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त कनाडा में ऑलरेडी हैं उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40% जो है कनाडा में कमिंग ईयर्स में वो CEC वाले बंदे जो जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का एक्सपीरियंस है उनको पीआर मिलनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी आज पहला ड्रॉ आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में बहुत अच्छे हमारे ड्रॉस निकलेंगे और सारे लोग यहाँ पर पीआर हो जाएंगे। लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। और दोस्तों आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए एक टिप ही दे रहा हूँ कि जितने मेरे दोस्त कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं वो फ्रेंच सीख लें, और जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं जिनके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे वो भी फ्रेंच सीख लें, क्योंकि फ्रेंच के लिए भी इन्होंने एक स्पेशल कोटा जारी करा है जिसके अंदर पीआर मिलेगी बहुत आसानी से। मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक में ले सकते हो, कहीं भी किसी भी प्रोविंस में ले सकते हो, उससे आपका पीआर का पाथवे है जो बहुत आसान हो जाएगा और उनको स्पेशली टारगेटेड ड्रॉज आएंगे। तो ये आप मेरे लिए आपके लिए मेरी तरफ से एक टिप ही है कि आप फ्रेंच सीखना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। और वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जिनके अंदर इन्होंने टारगेट करना है 2027 तक। सबसे पहले आ जाती है जी हमारी नर्सिंग की, जिसके अंदर आपके नर्सिस, डॉक्टर, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे ट्रांसपोर्ट के आ जाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के सारे लोग आ जाते हैं। उसके बाद जो मेन है स्टेम के और ट्रेड के जितने भी लोग स्किल्ड होते हैं, जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जितने भी प्रैक्टिकल कोर्सेज है वो लेकर आने हैं। लिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया वो मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन के नीचे। इसका फ़ायदा यही होगा कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमारी इलेक्शन होते हैं और पार्टी चेंज भी हो जाती है, कंजर्वेटिव पार्टी आती है कि जो हमें इंडियंस को नहीं पसंद करेगी, ये हमको सबको पता है, लेकिन इनको इन सारे डॉक्टर्स की, नर्सिस की, कारपेंटर्स की तो ज़रूरत है ही है ना। तो हमें स्मार्टली मूव लेना है कि पार्टी चाहे कोई भी रहे, हमें ऐसा कोर्स लेना है, ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी लेनी है, ऐसी फील्ड ऑफ वर्क लेना है जिसके अंदर ही हमको पीआर मजबूरन इनको देनी पड़े। तो ये जो सारे चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर टेंशन का माहौल बना हुआ है। मिलते रहेंगे नई नई वीडियोस में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।